प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी के लिए समाजशास्त्र के सिद्धांत BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी से समाजीकरण के सिद्धांत टॉपिक लेकर आया हूँ। विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर यह दर्शाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्वयं के विकास के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। आत्म कोई शारीरिक न होकर एक मानसिक तथ्य है। व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्वयं का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु होता है। हम यहाँ आत्म विकास एवं समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया। उनका मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। जिस प्रकार से हम आईना देखकर यह ज्ञान करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवरे हुए हैं या नहीं, मेकअप कैसा लग रहा है आदि, इस प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखने लगता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। इसी राय के आधार पर ही उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जब परिवार के लोग, मित्र या अन्य लोग उसके बारे में यह कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, लंबा है, शक्तिशाली है, आकर्षक है, या गंदा, मूर्ख, कमजोर या ठिगना, लड़ाकू, क्रोधीला है, तो व्यक्ति भी अपने बारे में वैसा ही सोचने लगता है। इस प्रकार अपने बारे में दूसरे की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्वयं का निर्माण होता है। इसलिए ही कूले से आत्म दर्पण दर्शन कहते हैं। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात गर्व अनुभव करता हूँ या गिलानी। इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हार्टन व हंट ने एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बातें कर रहे हैं। आपके आते ही वे बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है, तो आपको अपने बारे में हीनता की भावना महसूस होगी। इसके विपरीत आपके कमरे में प्रवेश करने पर सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं और आपसे चर्चा करने लगते हैं, तो आपको गर्व महसूस होगा। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। हम किसी स्त्री को बार बार यह कहें कि तुम सुंदर या असुंदर हो, तो वह अपने को सुंदर या असुंदर महसूस करने लगेगी और वैसा ही आचरण करने लगेगी। इस प्रकार दूसरों के द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्ति अपने को सुंदर, असुंदर, मिलनसार, झगड़ालू, मूर्ख, बुद्धिमान तथा हीन व श्रेष्ठ समझता है। इस प्रकार कूले के अनुसार व्यक्ति का दूसरे से संपर्क होने से ही स्वयं का निर्माण होता है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। स्वयं के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है। व्यक्ति समाज का ही प्रतिबिंब होता है। अब हम समाजीकरण का मीड का मैं और मुझे के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी कृति में प्रकट किए हैं। मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्वयं होता है। स्वयं मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्वयं के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है।
मीड ने इस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा स्वयं का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रिया करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का स्वयं व्यवहार से प्रभावित होता है। इसे ही सामान्यकृत अन्य कहा जाता है। सामान्यकृत अन्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में समझने का प्रयास करें तो दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरिकरण करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे यानी आई और मी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है तथा मुझे का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है होता है। मैं और मुझे में अंत्यक्रिया के कारण ही स्वयं का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से अलग होती है, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज के दो पहलू हो जाते हैं। समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ सीखता है उसे वह पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। चोर, डाकू, पुलिसमैन, माता पिता, भाई बहन की भूमिका वह खेल के दौरान प्रकट करता है। आपस में ही बच्चे मम्मी पापा या चोर पुलिस बनकर वैसा ही व्यवहार प्रकट करते हैं जैसा उन्होंने वास्तव में उन दोनों को व्यवहार करते हुए देखा है। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरों के व्यवहारों को ग्रहण करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमता पैदा हो जाती हैं। इसी स्थिति को मीड आत्म का विकास कहते हैं। मीड के सिद्धांत को हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहला, समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से है। आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है। आत्म के विकास के बाद व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक रूप में से आत्मचेतन के रूप में बदल जाता है और व्यक्ति का समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दे। स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्म का विकास है और इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है, अर्थात अपना समाजीकरण करता है। अब हम फ्रायड का इड ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत को समझेंगे। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया। वे यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिविडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्रायड ने समाजीकृत आत्म की समाजशास्त्रियों की अवधारणा को चुनौती दी और कहा कि वे स्वयं एवं समाज में कोई तालमेल नहीं होता है। वे मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है। जिस तरह हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा व अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। फ्रायड ने स्वयं को इड, अहम और पराहम, जिसको हम इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीन भागों में बांटा। इड अहम की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, असामाजिकृत इच्छाओं और स्वार्थों का योग है। इड के सामने नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं होता। यह पाश्विक प्रवृत्तियों के निकट होता है जो किसी न किसी प्रकार संतुष्टि चाहता है। अहम स्वयं का चेतन और तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी इड के समान नैतिक अनैतिक प्रेम व घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी वह अधिक व्यवहारिक है क्योंकि यह इड को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही अपनी इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति देता है। परा अहम, सुपर ईगो, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का संयोग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम फ्रायड की इड, अहम और पराहम की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत भूखा है
और उसे मिठाई खाने की इच्छा है, यह भूख इड कहलाती है। अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, या अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो, चुपके से उठाकर खा लो। इस प्रकार अहम व इड सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु परा अहम व्यक्ति को कहेगा चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार पराहम या सुपर ईगो विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। इड, अहम और पराहम को हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। इड एक घोड़े के समान है जो किसी भी दिशा में भागना चाहता है। अहम घोड़े पर बैठे सवार की तरह है जो उसे दिशा बताता है। पराहम सड़क पर खड़े ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है जो सवार के त्रुटि करने पर उसे सही दिशा बताता है। इस प्रकार पराहम इड तथा अहम दोनों पर नियंत्रण रखता है और उन्हें समाज के मूल्यों के अनुरूप आचरण करने का निर्देश देता है। फ्रायड का मत है कि इड और पराहम में सदैव संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि समाज यौन इच्छाओं और आक्रामक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। सामान्यतः इड उस संघर्ष में हार जाता है, किंतु कभी कभी वह पराहम की अवहेलना भी कर देता है और व्यक्ति समाज विरोधी कार्य कर बैठता है। इस प्रकार फ्रायड स्वयं और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर परस्पर विरोधी मानता है। फ्रायड के अनुसार इड व पराहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। बचपन में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता है तो इड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। दूसरे लोगों के संपर्क में आने पर उसे इस बात का ज्ञान होता है कि अपनी आवश्यकता किस तरह पूरी की जानी चाहिए। यही अहम के विकास की स्थिति है। अन्य व्यक्ति के संपर्क से ही वह सामाजिक मूल्यों और आदर्शों से परिचित होता है। वह यह जानने लगता है कि समाज किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार व किस प्रकार के व्यवहार को अस्वीकार करता है, नैतिक व अनैतिक समझता है। वह इड और अहम की बात को ठुकरा कर जितना पराहम के अनुसार आचरण करता है उतना ही उसका समाजीकरण सफल माना जाता है। तो हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के समाजीकरण संबंधी सिद्धांतों पर चर्चा की। अब हम समाजीकरण से संबंधित कुछ अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक समाजीकरण। समाजीकरण का तात्पर्य समाज सम्मत व्यवहार, सामाजिक मूल्य, आदर्श या प्रतिमानों को सीखने से है, किंतु कई बार व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है। उसे ही नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा चोरी करना, गाली देना, आज्ञाओं का उल्लंघन करना, कानून की अवहेलना करना सीखता है तो उसे हम समाज विरोधी करार देते हैं। यही नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। नकारात्मक समाजीकरण समाज में अपराध और विपथगामी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। विसमाजीकरण। विसमाजीकरण का तात्पर्य पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना, अर्थात व्यक्ति का पहले जो समाजीकरण हुआ उसे समाप्त कर देना। व्यक्ति को उसके पहले हुए समाजीकरण की त्रुटियों व हानि बताकर पहले वाले समाजीकरण में सीखे हुए व्यवहारों को छोड़ने व भुलाने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी व अपराध करने में संलग्न हो जाता है या कक्षा से भागने की प्रवृत्ति सीख लेता है तो उसे इन बुरी आदतों को छोड़ने को कहा जाता है। इनसे होने वाली हानियों से उसे परिचित कराया जाता है और जब व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है तो उसे विसमाजीकरण कहते हैं। कई बार व्यक्ति समय पूर्व सीखे हुए व्यवहारों का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करने पर हम स्वतः ही उसे भूल जाते हैं। इसे भी विसमाजीकरण कहते हैं। विसमाजीकरण जानबूझकर, चेतन रूप से एवं प्रयत्नपूर्वक भी किया जा सकता है और अनजाने और अचेतन रूप से भी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सीखे हुए समाजीकरण या सीखे हुए व्यवहारों को भुला देने की प्रक्रिया को हम विसमाजीकरण कहते हैं। पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण का कार्य विसमाजीकरण के बाद ही संभव है। किसी व्यक्ति द्वारा पहले सीखे हुए व्यवहार को भुलाकर उसे नया व्यवहार सिखाना ही पुनर्समाजीकरण कहलाता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में नई भूमिकाएं ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन लाना चाहता है। इसे हम सतत समाजीकरण कहते हैं, किंतु यह परिवर्तन एकदम तेज व मौलिक हो तो उसे हम पुनर्समाजीकरण कहते हैं। ब्रूम एवं सेल्जनिक ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पुनर्समाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि अपनाई जाती है जो कि पहले वाली से भिन्न एवं विरोधी होती है। मत आरोपण। अपराधियों का पुनर्वास। पापी व्यक्ति द्वारा
धार्मिक जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर होना आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। चर्च में पादरी या नन का जीवन व्यतीत करने के लिए भी व्यक्ति को धार्मिक नियमों को सीखना होता है। कम्युनिस्ट चीन में मत आरोपण द्वारा लोगों को साम्यवाद से परिचित कराया गया, यह भी पुनर्सामाजिकरण है। जेल में अपराधी व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति छोड़ने को कहा जाता है और अच्छी बातें सिखाई जाती है, यह भी उसका पुनर्सामाजिकरण है। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति पति, पिता, अफसर आदि बनने से पूर्व ही उनसे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह व्यक्ति पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की स्थिति में है। पुजारी या पादरी बहुत पहले से ही इन भूमिकाओं को सीख लेते हैं। मेडिकल कॉलेज का छात्र अपने छात्र जीवन में डॉक्टर की भूमिकाओं को सीख लेता है। वह यह सीख लेता है कि रोगी उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। इसके लिए वह चेतन प्रयास करता है और कभी कभी इसके लिए वह संकेत भी ग्रहण करता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने समाजीकरण के सिद्धांत और समाजीकरण से संबंधित कुछ अवधारणाओं को जानने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अवधारणाएं अच्छे से स्पष्ट हुई होंगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।